गुड इवनिंग। आज के सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे अगर अपन देखें भाई इंटरप्रिटेशन का मतलब या कंस्ट्रक्शन का मतलब, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इंटरप्रिटेशन कब किया जाता है और कंस्ट्रक्शन कब किया जाता है। क्योंकि जैसे ही हमें ये बात पता चलती है कि इंटरप्रिटेशन कब करते हैं या कंस्ट्रक्शन कब किया जाता है, वैसे ही इसकी डेफिनेशन अपने आप से आसान हो जाती है। तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हम पहले ये देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन कब किया जाना चाहिए और कंस्ट्रक्शन कब किया जाना चाहिए। कौन सी ऐसी स्थितियां हो जब इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाना चाहिए और कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना चाहिए। तो अब इसके लिए हम इन दो सेंटेंसेस पर थोड़ा गौर करते हैं। एक बार लॉ के लिए नहीं, एक बार सामान्य तौर पर हम इन दो सेंटेंसेस पर गौर करते हैं। तो आप इसमें देखें, हम फर्स्ट जो लाइन लिखते हैं उसमें हम ये लिखते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। वह बाजार जा रहा है सब्जी खरीदने के लिए। और दूसरा हम लिखते हैं ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। अब यदि हम इसके अंदर ये देखना चाहें कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत कहां पर पड़ेगी, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल साफ साफ बात लिखी गई है कि वह व्यक्ति बाजार जा रहा है और बाजार वह सब्जी लेने के लिए जा रहा है। अब इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा आपको समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम इसके दूसरे सेंटेंस पर आते हैं जिसपे वो कहता है ही इज गोइंग टू मार्केट, अब मार्केट वो क्यों जा रहा है? मार्केट में तो बहुत सारी चीजें मिलती है, मार्केट के अंदर तो सब्जी भी मिलती है, मार्केट के अंदर दूसरा बहुत सारा सामान मिलता है, तो अब वो मार्केट क्यों जा रहा है? तो यहां पर ये जो वर्ड मार्केट है इस सेकंड सेंटेंस के अंदर, इसको अब इंटरप्रीट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इंटरप्रिटेशन के बेसिक ऑब्जेक्ट पर जब हम ध्यान देंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी कि इंटरप्रिटेशन क्यों किया जाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि भाई इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट क्या है। तो इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट होता है कि लेजिस्लेचर के इंटेंशन को क्लियर करना और उन सभी डाउट्स को और उन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करना जो उन शब्दों से रिलेटेड हो। जैसे हमने अभी वाले एग्जांपल में देखा कि भाई मार्केट वो क्यों जाना चाहता है। तो यहां पर अब जब इसको हम लॉ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तब उसके कुछ एग्जांपल से भी अपन समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट को देखें कि इंटरप्रिटेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी भी विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी विधि के अंदर जो शब्द आते हैं उनके उनके शब्दों के उपयोग में अगर कोई ऐसा डाउट, ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तो उसको दूर करने के लिए इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन जगहों पर इंटरप्रिटेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जहां पर उन सेंटेंसेस का या उन वर्ड्स का बिल्कुल साफ साफ मीनिंग निकल करके आता हो और उसके अलावा कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकलता हो। मतलब जिन शब्दों का के अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो, जिनके अंदर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो, वहां पर हमें इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता जनरली नहीं होती है। तो इंटरप्रिटेशन कब करें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इंटरप्रिटेशन हमें केवल उसी अवस्था में करना है जब दिए गए शब्दों के अंदर हम लेजिस्लेचर ने जो शब्द यूज किए हैं उनको उपयोग लेने में किसी प्रकार का डाउट या किसी प्रकार का कंफ्यूजन हमें हो रहा है। अब हम इसमें इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन को प्रॉपरली कुछ एग्जांपल्स के साथ में देखते हैं। तो जैसे इंटरप्रिटेशन हमें कब करना चाहिए वो हमने देखा, उसका ऑब्जेक्ट बताया कि जब भी लेजिस्लेचर के द्वारा यूज किए गए वर्ड्स के अंदर किसी प्रकार का डाउट हो तो उसके इंटेंशन को क्लियर करने के लिए हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। उसी तरीके से हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मींस द प्रोसेस बाय विच कोर्ट्स डिटरमाइन द ट्रू मीनिंग, स्कोप एंड इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट। ये प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन है इंटरप्रिटेशन की कि ऐसा कोई भी प्रक्रिया जिससे जो न्यायालय होते हैं वो वास्तविक मतलब उसका अर्थ और उसका आशय निकालने का प्रयास करते हैं कि लेजिस्लेचर ने, विधायिका ने जिन शब्दों का उपयोग लिया है उन शब्दों का वास्तविक अर्थ कैसे निकलता है। तो अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस जैसे हमने लिखा, नो पर्सन शैल ब्रिंग व्हीकल्स इन द पार्क। तो यहाँ पर एक बहुत सामान्य सी एक लॉ है, एक सामान्य सा ऐसा एक नियम बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति पार्क के अंदर व्हीकल्स नहीं लाएगा। तो देखने में ये बहुत आसान बात लगती है कि भाई कह दिया व्हीकल्स लाना मना है। तो सामान्य दृष्टि से देखने पर तो इस सेंटेंस में कोई कमी हमको प्रतीत नहीं होती है। लेकिन जब हम यहाँ पर इस वर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए चलते हैं तो क्या इस व्हीकल्स के अंदर बच्चों की जो ट्राईसाइकिल आती है वो भी इंक्लूडेड है क्या? क्या इसके अंदर अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि व्हील चेयर पर है, क्या वो भी इसके अंदर व्हीकल्स के अंदर आता है क्या? क्या इसके अंदर कोई ऐसी ट्राईसाइकिल जो कोई ऐसे स्पेशल पर्सन्स जो उसको यूज़ करते हैं, क्या वो भी इसके अंदर आती है क्या? क्या इसके अंदर कोई दूसरी केवल कार आती है क्या? क्या इसके अंदर मोटरसाइकिल आती है क्या? तो अब इसको अलग अलग जगह पर हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो वर्ड व्हीकल है
ये एक ऐसा एम्बिगुअस वर्ड है, ये एक इस प्रकार से इसके लिए डाउट क्रिएट होता है कि भाई व्हीकल में कौन से व्हीकल पार्क में आने चाहिए और कौन से व्हीकल पार्क में नहीं आने चाहिए। तो देखने में तो ये लॉ बिल्कुल ठीक लग रही है कि भाई कोई भी व्हीकल पार्क के अंदर नहीं आएगा, लेकिन क्या व्हीकल के अंदर बच्चों के व्हीकल भी आ रहे हैं क्या, जिसके अंदर उनकी ट्राई साइकिल आती है, क्या वो भी उसमें आ सकती है क्या? तो ये देखने के लिए जो इंटरप्रेट किया, इसको देखने के लिए जो इसका अर्थ निकालने के लिए जो काम किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, उसी को ही इंटरप्रिटेशन कहा गया है। इसमें आप हमेशा ध्यान रखें, ये कोर्ट्स या तो सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं या तो फिर हाई कोर्ट हो सकते हैं, इनके अलावा लोअर कोर्ट्स के पास में इंटरप्रिटेशन की पावर जनरली नहीं रहती है। तो इसलिए तो जो कोर्ट्स हैं वो डिटरमाइन करेंगे उसका वास्तविक मतलब उसका वास्तविक अर्थ, उसको वो डिटरमाइन करेंगे ताकि ये पता किया जा सके कि विधि बनाने के पीछे का वास्तविक आशय क्या था। तो पार्क के अंदर व्हीकल्स आने का मतलब ये नहीं होगा कि उसके अंदर बच्चों की जो है वो ट्राई साइकिल भी नहीं आएगी, क्योंकि पार्क में तो जनरली बच्चे ही आएंगे और अगर उनकी ट्राई साइकिल भी लाने पर रोक हो जाएगी तो फिर बच्चे वहाँ पर आकर के क्या करेंगे। तो इसलिए इस व्हीकल वर्ड को इसमें इंटरप्रेट किया जाना बहुत जरूरी है। अब हम इसके अंदर इसके अगले पार्ट को देखते हैं, जिसके अंदर वो ये कहता है कि कब किया जाना चाहिए। तो व्हेन द लैंग्वेज इज नॉट क्लियर एंड एम्बिगुअस और डिस्प्यूटेड, तो केवल उसी समय हम इंटरप्रेट करें जब ये तीन स्थितियां विद्यमान हो कि भाई या तो शब्द का अर्थ क्लियर नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है, या वो एम्बिगुअस है, और या उसके अंदर किसी प्रकार का डिस्प्यूट है कि ये वाला मीनिंग लिया जाए या ये वाला मीनिंग लिया जाए। इसके लिए हम अलग अलग रूल्स को भी देखेंगे, इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स हैं उनको भी हम आगे की कक्षाओं के अंदर देखेंगे। एक बार पहले सबसे ये समझ में आनी जरूरी है कि इंटरप्रिटेशन कब किया जाए और इंटरप्रिटेशन कब नहीं किया जाए। तो मैं एक बार फिर से इसको आपको बता देता हूं कि इंटरप्रिटेशन हम केवल उसी स्थिति के अंदर करेंगे जब विधायिका द्वारा यूज किए गए वर्ड्स, लेजिस्लेचर द्वारा यूज किए गए वर्ड्स को इंप्लीमेंट करने में किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है, किसी प्रकार की कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, या उसका कोई एम्बिगुअस मीनिंग निकल रहा है, केवल तभी इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। अगर उसका साफ साफ मतलब निकलता है और वो साफ साफ अप्लाई होता है तो फिर उसके अंदर इंटरप्रिटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब हमने जैसे इंटरप्रिटेशन या निर्वचन को समझा, उसी प्रकार से अब हम इसके दूसरे भाग अर्थान्वयन या कंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि भाई अर्थान्वयन का मतलब क्या होता है। तो इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत एक छोटा सा बारीक अंतर होता है, लेकिन वो अंतर जो है वो बिल्कुल चेंज कर देता है, उसके शब्द के अर्थ को बिल्कुल बदलने की भी कैपेसिटी रखता है। तो जहाँ पर इंटरप्रिटेशन में हम ये कहते हैं कि भाई कोई डाउट हो रहा हो तो उसके वर्ड में क्या मीनिंग उसका निकाल सकते हैं, उसके उस शब्द के उस अर्थ तक ही हम सीमित रहते हैं। जबकि कंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो नियम है ये इस जगह तक बढ़ जाता है कि अगर जो दिए गए वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं है तो कंस्ट्रक्शन करते समय जो लॉ है वो उनके लिटरल मीनिंग, उनके शाब्दिक अर्थ से बियॉन्ड जाकर के, उनके शाब्दिक अर्थों से आगे जाकर के, परे जाकर के भी उसका अर्थ लगा सकती है। जैसे एक छोटा सा एक सेंटेंस लिया गया, वर्ड यूज किया गया एक लॉ के अंदर कि जब कभी भी कोई एक्सीडेंट हो तो संबंधित पक्षकार वहां रुकें, थोड़ी देर रुकें और उसके बाद में वहां जाएं। व्हेन एनी एक्सीडेंट अकर्स द कंसर्न पार्टीज शुड स्टॉप देयर फॉर अ व्हाइल एंड देन गो। अब अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो शाब्दिक अर्थ तो इसका बहुत एब्सर्ड निकल रहा है, इसका निरर्थक है कि भाई जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो तो संबंधित पक्षकार वहां पर थोड़ी देर रुकेंगे और थोड़ी देर रुकने के बाद में वहां से जाएंगे। तो अब इससे क्या मतलब हुआ कि भाई एक्सीडेंट हुआ, थोड़ी देर रुके और दुख प्रकट किया और चले गए, तो ये तो मतलब कोई इसका इस लॉ का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो अब इसके शब्दों के अर्थ के बियॉन्ड थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जैसे इसको हम ये कहते हैं कि भाई जब कभी भी ऐसा एक्सीडेंट हो तो संबंधित पक्षकार वहां पर रुकें तब तक जब तक कि संबंधित अधिकारी वहां पर ना आ जाए ना, टिल द ऑथोरिटीज अराइव देयर, तब तक वहां पर रुका जाए। तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन के जब हम दिए गए शब्दों के अर्थ से परे जाकर के किसी चीज को जब हम उसको समझते हैं, जब उसके अर्थ को लगाते हैं, तब उसे हम कंस्ट्रक्शन करना कहते हैं। और हम अपने सामान्य जीवन में भी इस प्रकार से बहुत सारे हम जो इंटरप्रिटेशन और बहुत सारे ऐसे अर्थान्वयन कंस्ट्रक्शन को करते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी डेफिनेशन को हम समझ नहीं रहे होते हैं, इसलिए हम पता नहीं चलता कि हमने ये इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन किया। उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल, वैसे लॉ पर ना जाकर के एक सामान्य हम जब अर्थ के लिए बात करें तो एक हम एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई एक व्यक्ति है जो कहीं जा रहा है, तो एक एक्स नाम का व्यक्ति है जो कहीं जा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ही इज़ गोइंग।
तो ही इज गोइंग, तो भाई वो एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो ये एक सामान्य बात हुई। अब वो कहाँ पर जा रहा है, तो इंटरप्रेट किया जा सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। वो स्थान कोई भी हो सकता है, वो बाजार भी हो सकता है, वो कोई भी, तो उसमें इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है कि शायद वो बाजार जा रहा है, शायद वो कोई किसी से मिलने जा रहा है, शायद वो स्टेशन जा रहा है, तो जा रहा है, उसके अंदर बहुत सारे अपन इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन हमें कहाँ तक लेकर के गया कि वो व्यक्ति एक एक्स व्यक्ति एक ए स्थान से बी स्थान की तरफ जा रहा है। अब इसी को थोड़ा सा अगर अपन कंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर के चलें, और अब आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा सोचें कि एक व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल गया अपने मित्र से मिलने के लिए। अब एक्स वहाँ पर एडमिट है आईसीयू के अंदर, और जब वो अंदर गया और जब मिलकर के वो वापस बाहर आया तो उसने कहा कि भाई एक्स जा रहा है तो मिल लो। तो अब एक्स कहाँ जा रहा है, तो क्या अब एक्स ए स्थान से बी स्थान की तरफ जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हमने क्या किया, इस रूल के बियॉन्ड जाकर के, लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड जाकर के कहा कि भाई एक्स जा रहा है, जिसको मिलना है वो मिल लो। अब यहाँ पर एक्स किसी स्थान पर नहीं जा रहा है, एक्स अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि भाई एक्स अब भगवान के पास चला जाएगा, तो जो भी उससे मिलना चाहे वो उससे मिले। तो आप इसको समझें कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को हम अपने डेली जीवन के अंदर भी यूज़ लेते हैं, बस उसके उन शब्दों को हम अच्छे से क्योंकि उसकी डेफिनेशन को समझते नहीं है, इसलिए इस प्रकार से हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो यही काम लॉ के अंदर भी रहता है। तो इसलिए अब मैं ये समझता हूँ कि आज के इस छोटे से लेक्चर के अंदर आपको इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिक डिफरेंस पता चला होगा। इसके अलग अलग रूल्स को हम अलग अलग क्लासेस के अंदर डील करेंगे।